ओके स्टूडेंट्स, सो आज जो है हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसकी एप्लीकेशन क्या है। उसमें हम वन बाय वन सारी एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। लेकिन सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 को फॉलो करते हैं, जिसमें प्रेडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि कोई रिएक्शन जो है आपस में हो सकते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं हो सकते। सो देयर आर अ लॉट ऑफ मोर बिलियंस ऑफ रिएक्शंस, लेकिन उनमें से हम सिर्फ बुक्स के रिएक्शंस को फॉलो करेंगे। उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो कॉपर के आयंस हैं, लेट्स से दैट दे कैन ऑक्सीडाइज जिंक, राइट। यू कैन से दैट कि जो कॉपर के आयंस हैं वो जिंक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, यानी कॉपर के आयन जो हैं वो जिंक से इलेक्ट्रॉन जो है वो ले सकते हैं, ख़ुद को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जिंक के आयन जो हैं वो सॉलिड कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो है वो कॉपर के आयन्स अगर फॉर एग्जांपल मौजूद हैं, तो अगर आप उनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसका जो एक पोटेंशियल होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो होगा +3 + 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल जिंक की बात करते हैं, अब जिंक के अगर आयंस हैं तो जिंक के आयंस को अगर फॉर एग्जांपल आप जो है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो वो डेफिनेटली दे विल कन्वर्ट इनटू जिंक न्यूट्रल, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दैट विल बी समथिंग लाइक -0.76 वोल्ट्स। अब ये आपको साफ फ़र्क नज़र आ रहा है। हमने देखा कि जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। सो द रिवर्स रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड, यानी यू कैन से दैट कि अब इसकी अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो जिंक जो है इट कैन गोज बैक, यानी जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर दोबारा ऑक्सीडाइज हो सकता है, राइट। ये देखें, अब ये रिवर्स है, ये वाला रिएक्शन का, ये वाला रिएक्शन क्या है, रिवर्स है। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर फॉर एग्जांपल अब ये 3 रिएक्शन हमने आपके सामने शो किए हैं, इसमें क्या है कि वी जस्ट कैन कैंसल आउट दीज 2 गाइस, वी कैन कैंसल आउट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें हैं वो कट जाती हैं। सो यू कैन से दैट कि जो हमारे पास कॉपर आयंस हैं वो उन्होंने जिंक को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, राइट। क्योंकि कॉपर आयंस ने जिंक से इलेक्ट्रॉन ले लिए और यू कैन से दैट जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन उसने जो है वो जो है कह लें कि आप रिसीव कर लिए हैं, दे दिए हैं, और कॉपर जो है वो क्या हो गया है, वो न्यूट्रल हो गया है, राइट। कॉपर इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड, लुक एट दैट। अब इसमें जो इनका पोटेंशियल आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक 1.10 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आएगा। यानी यू कैन से दैट कि यहाँ पे जो कॉपर आयंस हैं उसने ऑक्सीडाइज किया है जिंक को, कॉपर आयंस ने जिंक को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक आयंस होंगे, राइट, और वो कॉपर और न्यूट्रल आप फॉर एग्जांपल लेंगे, और क्या होगा कि जो कॉपर है वो आयनाइज हो जाएगा और जिंक जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। यानी जिंक आयंस जो हैं वो कॉपर को, सॉलिड कॉपर को, जिंक आयन सॉलिड कॉपर को वो इस कंडीशन में नहीं लेकर आ सकें, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस इतना नहीं है कि ये फिजिबिलिटी क्रिएट करें। लेकिन इस केस में आपने देखा कि कॉपर आयंस जो हैं दे जस्ट गेट ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, और यहाँ पर आपने देखा कि कैसे जिंक भी जो है वो रिड्यूस, उसका पोटेंशियल ये है। दोनों को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, यानी जिंक जो है, जिंक अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हुआ है तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल आया ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल जो है आपके पास इस रिएक्शन का आया है। तो एज अ होल इस रिएक्शन को आप कंसिडर ना करें, ये पॉजिटिव पोटेंशियल को और इसको ऐड कर लें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.10 वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये फिजिबिलिटी जो है मौजूद है, लेकिन ये फिजिबिलिटी जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये हमें कैसे पता लग रहा है, जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का पता है। अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का पता है तो हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। सो इन माई नेक्स्ट lecture I'm going to talk you about calculation of voltage or electromotive force, right? Thank you so much.
अब बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें जो है हम बात करेंगे कि कैसे आप क्या वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट अभी हमने प्रीवियसली रिएक्शन किया कि जिंक ने जो है वो क्या किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, राइट। जिंक इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करता है तो फिर डेफिनेटली वो जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। और ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। अगर जो है अगर हम देखें दूसरी तरफ तो जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है इस जिंक के जो गए हैं, यानी एक इलेक्ट्रोड आप ये बना दें ऑक्सीडेशन एनोड, इसको आप एनोड बना दें सेल में, और इसको आप बना देंगे कैथोड, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा। अब जो एक और चीज़ नोटिस करने में है कि यू कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन से कट कर दें आप, तो जिंक और कॉपर आयंस के दरमियान जो है वो मुवाजना हुआ, तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया, यानी कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले ली ना जिंक से, जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यू कैन से दैट कि ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है, ठीक है, दैट इज़ अ कंप्लीट सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर हम देखें तो जो जिंक है वो अपनी नेगेटिव वैल्यू रखता है साइंस की, देखें ना, अगर हम सेल का अगर पोटेंशियल निकालना चाहें पूरा, तो वो क्या होगा कि जिस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन हुई उसको देखें, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड की क्या हुई है ऑक्सीडेशन, अगर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो जिस इलेक्ट्रोड की क्या हुई है ऑक्सीडेशन उसको देखें, और जमा कर दें जिस इलेक्ट्रोड की क्या हुई है रिडक्शन, जिस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन हुई है उसको देख लें। अब इन दोनों को अगर आप फॉर एग्जांपल जमा करेंगे तो आपको पता है कि इस रिएक्शन की क्या वैल्यू है, विच इज़ समथिंग लाइक पॉजिटिव 76 वोल्ट, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, तो 0.76 को आप जमा कर देंगे। रिडक्शन जो हुई है उसकी कॉपर की, उसकी क्या वैल्यू है पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे 0.34, ठीक है। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से करके देखें 1.10 वोल्ट ये वैल्यू आएगी। तो आपने देखें ये ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मदद से। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको उनके इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स दिए हुए थे, आपने ओवरऑल रिएक्शन लिखा, उसके बाद इन दोनों को आपने सम किया तो आपको क्या पता लग गया, आपको ईएमएफ पता लग गया, यानी वोल्टेज पता लग गई कि कितनी जनरेट हो रही है। सो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मदद से आप पोटेंशियल के बारे में पता लगा सकते हैं। ओके, सो कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो है हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी मेटल और नॉन मेटल की पावर को चेक कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल और नॉन मेटल टेल्स अस द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि अगर कोई हमारे पास जो है एलिमेंट है, मेटल है या नॉन मेटल, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और किसी दूसरे एटम को वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो इससे हमें पता लगता है कि वो कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी दूसरों को वो इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे तरीके से दे रहा है। इट ऑल्सो गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेंडेंसी ऑफ स्पीशीज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें यही पता लगता है कि कोई अगर फॉर एग्जांपल दूसरा एलिमेंट आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और आप जो है वो रिड्यूस हो रहे हो, तो दैट एलिमेंट और दैट कंपाउंड जो आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह ही आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, गोल्ड जो है, ठीक है, Au+3 इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। ऐसे हमारे पास जो है प्लाटिनम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए हुए हैं। इस तरह ही हमारे पास मरकरी है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। और इस तरह ही हमारे पास जो है ये एक सिल्वर का एटम है, तो इस तरह ही हमारे पास जो है एक कॉपर का एटम है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स मैं आपको जो है वो शो कर रहा हूँ। और इसके अलावा नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में आप कह लें कि हमारे पास जो है फ्लोरीन है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्लोरीन है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो ब्रोमीन है, यानी हैलोजन्स हैं, ठीक है, और आयोडीन है। तो ये जो है हमारे पास क्या है,
which lie below the standard hydrogen electrons have the strong tendency to gain electron and undergo reduction। यानी कि इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टॉपिक करवाया था तभी मैंने आपको बताया था, तो ये जो है they already have loose electrons and they just really want to take in electrons, right? तो ये जो है they will act as a I told you that कि they will act as a oxidizing agents। And they will act as a reducing agents। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकाले हुए हैं। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अगर देखेंगे पेज नंबर 298 पे देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है यानी शी है, उससे नीचे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना वो सब जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सी मैं आपको ये बात बता देता हूँ। ठीक है, कंपैरिजन कर लेंगे आप इससे कि कोई मेटल नॉन मेटल कैसे मतलब बिहेव कर रहा है। और जो शी से जो एलिमेंट जितने भी ऊपर आ रहे हैं वो सब जो हैं वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, यानी दूसरों को वो इलेक्ट्रॉन जो है वो देंगे। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मदद से कि कैसे कोई एलिमेंट कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, और कोई कैसे एलिमेंट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है, उसके जितने भी ये कह लेंगे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। इस तरीके से हमें इस थर्ड पॉइंट के बारे में भी थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की। तो स्टूडेंट्स हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है इस एक दफ़े फोकस करना है कि हमें पता लगेगा कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। जैसे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम और रुबीडियम, ये जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आप देखते हैं जो शी है, ठीक है, उससे काफ़ी ऊपर लाया करते हैं। इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतने ज़्यादा वो रिएक्टिव होंगे। उसके अलावा अगर आप कॉइनेज मेटल्स को देखें, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह को, तो ये इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो शी है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है उसके करीब करीब ये लाया करते हैं, यानी इनका पोटेंशियल भी पॉजिटिव है लेकिन ये करीब लाया करते हैं टुवर्ड्स दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यू कैन से दैट कि इनकी रिएक्टिविटी इतनी कंपेरेबल ज़्यादा नहीं है जितनी कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी है। इसके अलावा अगर हम देखें कैडमियम को भी, तो कैडमियम भी बहुत करीब लाया करता है टुवर्ड दी शी, तो ये भी इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ये भी स्टीम के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है विद वेरी लेस अमाउंट। इस तरह हम देखें आयरन, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को, तो इनका भी नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो मौजूद है और ये भी स्टीम के साथ रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस वगैरह बनाते हैं। तो यानी यू कैन से दैट कि जितना जो हमारे पास, लेट्स से दैट मैं आपको शो करता हूँ, हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन है, अगर आपको नज़र आ रहा है, लेट मी जस्ट कम नियर टू यू, ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन के करीब ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 0 0, इसके करीब जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम होगी, और जो काफ़ी दूर हैं इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू दैट कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर करीब लाए करेंगे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी, और जो दूर लाए करेंगे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। थैंक यू। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं जो है आपको बताता हूँ कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, जब कभी भी मेटल्स को हम डाइल्यूट एसिड में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो आप कह लें कि अगर आपको पता होगा ज़्यादा कि भी कौन सा मेटल मैं अब इस तेज़ाब में डालूँगा तो ये रिएक्शन करेगा और ये गैस प्रोड्यूस करेगा, ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि अगर वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के करीब होगा, यानी इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो करीब करीब होगी, रिलेटेड शी 0 के करीब करीब होगी, तो इतना अच्छा वो रिएक्शन नहीं शो कर सकेगा। लेकिन जैसे लिथियम वगैरह, सोडियम वगैरह को एसिड में डालेंगे तो एकदम वो विगरस रिएक्शन शो करेंगे और बहुत सी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। यानी यू कैन से दैट जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव ज़्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो एसिड के साथ ज़्यादा अच्छा रिएक्शन करते हैं एज़ कम्पेयर टू दो जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव जो है वो
रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ठीक है। उसके अलावा हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये भी अब डिपेंड करता है दोनों एलिमेंट्स की कंपेरेबिलिटी पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को चढ़ाना है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल सॉरी, तो आपने इसको कैसे ये पॉसिबल करेंगे, दो सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज metal will displace another metal from the aqueous solution of its salt if it lies above the electrochemical series. For example, iron can displace copper from the copper sulfate, zinc does not displace magnesium from the magnesium sulfate. तो you can say that कि इस सेंसिबिलिटी से हमें पता लगता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर जो है वो किया जा सकता है पॉसिबल, इट डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी। अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर इतना रिएक्टिव नहीं है तो फिर जिंक को जो है वो कॉपर पे प्लेट किया जा सकता है। अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर इतना रिएक्टिव नहीं है तो फिर आयरन को कॉपर पे प्लेट किया, डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी के जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा अच्छा प्लेट किया जा सकेगा दूसरे मेटल पे। आई रियली विश कि आपको ये जो एप्लीकेशंस की हमने बात की है, जिसमें हमने प्रेडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बात की है, कैलकुलेशन ऑफ द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वगैरह की बात की है, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स की बात की है, रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी की बात की है, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स की डाइल्यूट एसिड्स के साथ बात की है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल टू अनदर मेटल की बात की है। तो फॉलो किया होगा आपने। आप जो है इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करें, क्योंकि ये बोर्ड में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही ज़्यादा लॉन्ग आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन एप्लीकेशन से भी आता है लॉन्ग, और एप्लीकेशन में जो है ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट।